चलो जी, अगला आर्टिकल है इंडिया और कनाडा की रिलेशन। तो इंपॉर्टेंट विजिट्स रही हैं कनाडा की, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी लास्ट ईयर कनाडा विजिट करके आए थे जब ट्रिपल सी की विजिट हुई थी। सबसे पहले वो साइप्रस गए थे, साइप्रस से गए थे टू क्रोएशिया, और क्रोएशिया के बाद चले गए थे कनाडा। तो ये तो आई 2025 की विजिट, और इसमें आउटकम्स क्या निकल के आए थे, वो ये कि G7 समिट चल रहा था कनाडा में, तो G7 के आउटकम्स आपने पढ़ने थे और इंडिया का क्या इंटरेस्ट था वो आपने देखा। अभी दोबारा से G7 समिट जब आएगा तो उसमें डिटेलिंग थोड़ी सी हम पास्ट की जोड़ लेते हैं, पर अभी ये जरूरत नहीं है कि 25 में क्या हुआ था। अभी देखना है आपको 26 के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए। तो पहले तो 2026 के फेब और मार्च मंथ के आसपास एक इंपॉर्टेंट डेलीगेट आते हैं फ्रॉम कनाडा, मार्क कैर्नी, और उसके बाद इंडिया से जाते हैं पीयूष गोयल। तो इन्होंने भी कनाडा विजिट करा। अब इनकी विजिट पे क्या क्या आउटकम्स निकल के आई वो आपको यहाँ पे देखनी है इंडिया और कनाडा के रिलेशन में। और जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन बोलता है बायलेटरल रिलेशन। बायलेटरल मतलब सिर्फ दो कंट्रीज जहां पे इन्वॉल्व रहेंगी, तो यहाँ पे एक इंडिया आ गया एंड दूसरा कनाडा आ जाएगा। हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर तो आरती होंगे ही नहीं। जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है फायर रिलेटेड तो होगा भी, तो फॉर्मेलिटी के लिए रखा होता है, पता नहीं वर्क भी करता है नहीं करता है, ये भी रहता है। यस, अब आते हैं 4 स्ट्रेटेजिक पिलर्स के ऊपर। नंबर 1 इकोनॉमिक कोऑपरेशन, नंबर 2 टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, एंड थर्ड इज एनर्जी सिक्योरिटी, और चौथा आएगा पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। पहले से पता लग रहा है आपको कुछ ट्रेड रिलेटेड चीजें होंगी जिनके ऊपर बात करी। जैसे एक टर्म आती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पर यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात नहीं हुई है, यहाँ पे सेपा की बात हुई है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मैंने बोला था आपको ये डिफरेंस में करवाऊंगी, पर कभी ना कभी आर्टिकल्स आपको मौका दे ही देते हैं कि आज करवाई दो ये डिफरेंस। बेशक वो थोड़ा पोस्टपोन हो जाए पर आर्टिकल आ ही जाता है उसके ऊपर। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे अबाउट सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन, मतलब कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंजेस की बात करी होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्योंकि अगर कोई टेक्नोलॉजी आएगी तो वो सीखनी भी तो पड़ेगी अपने को कि चलती कैसे है। इसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी को लेके, जैसे यूरेनियम की डील हम साइन करते हैं कनाडा के साथ कि आपसे हम यूरेनियम ले लेंगे। कजाकिस्तान के साथ भी हमारी डील्स हैं। देन उसके बाद और भी बड़ी सारी कंट्रीज हैं, उधर ऑस्ट्रेलिया भी है अपने पास जहां से हम यूरेनियम ले आते हैं। तो यहाँ पे कनाडा के साथ हमने मेन फोकस किस पे करा है, यूरेनियम वगैरह के ऊपर। एंड यूरेनियम का यूज कहाँ पे रहेगा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, क्योंकि वहां पे यूरेनियम एज अ फ्यूल यूज करा जाता है। थोरियम के ऊपर तो अभी इंडिया स्टडी कर रहा है, नेसेंट ही चल रहा है, काफी साल से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, तो उसके ऊपर रिसर्च करने की और ज्यादा जरूरत है। पर एक एडवांसमेंट फिर निकल के आई थी, कौन सी, कलपक्कम। वहां पे थोरियम का हमने देखा कि हम थर्ड स्टेज के लिए अब रेडी हैं, ठीक है, तो वो चीज हमने अचीव कर ली है। पर फिर भी हमारी जो भी डिपेंडेंसी है एज अ फ्यूल वो यूरेनियम के ऊपर ही रहती है, तो यूरेनियम के ऊपर फोकस करा गया। एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी क्यों, क्योंकि आपको पता है इंडिया से बड़ी सारी माइग्रेशन होती है टू कनाडा में बथेरी माइग्रेशन होती है फ्रॉम इंडिया, ठीक है, तो पीपल टू पीपल टाइज के ऊपर भी बात करना जरूरी था। अब सबसे पहले आते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर, जहां पे आया सेपा निगोसिएशन, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो पहले तो देखो दो टर्म्स होती हैं ये, एक होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक आता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एक में बोला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और दूसरे में बोला कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव ही आपको इंडिकेट कर रहा है कि अगर एफटीए के अंदर आपने शायद ज्यादा गुड्स के ऊपर फोकस किया और कौन कौन सी गुड्स आपने स्पेसिफिक चीजें बता दी वहां पे, तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएंगी टर्म्स। जैसे कोई फूड आइटम बोल दिया, बस फूड आइटम बोल दिया, कौन सी फूड आइटम वो नहीं बोला, शायद सब्जेक्टिविटी रहेगी, उतनी ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहेगी। तो जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं ये नैरो स्कोप का होता है। क्यों होता है नैरो स्कोप का, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसे बैरियर जो हमें ठीक से ट्रेड करने नहीं देते उस पर हम क्या करेंगे, या तो टैरिफ रिड्यूस कर देंगे, ज्यादा टैक्स नहीं लेंगे, कम टैक्स कर देंगे, या फिर टैक्स को जीरो ही कर देंगे। तो अभी सी बात है सारी चीजों पे तो ये नहीं हो सकता, नहीं तो गवर्नमेंट कमाएगी क्या, हमारी भी और उनकी भी क्या कमाएगी, तो ये तो पूरा नहीं हो सकता। तो जो स्कोप होता है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, ये काफी नैरो होता है। पर जबकि सेपा तो खुद ही बोल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव, तो इसका जो स्कोप है वो ज्यादा वाइड होता है इफ कंपेयर टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ। एंड उसके बाद आता है फोकस अगर देखें तो एफटीए, यहां पे लिखा है मेनली ट्रेड इन गुड्स। इसका मतलब ये नहीं है कि सर्विसेज में नहीं होगा, सर्विसेज में भी रहता है, पर मेन जो डील करता है वो किसके साथ रहेगा, गुड्स के साथ। जहां पे जैसे इंडिया और यूएस ने भी देखा था, तो वैसे यूरोपियन यूनियन के साथ भी देखा था, एफटीए वर्ड वहां पे यूज करा था, तो ज्यादा क्या आ रही थी, गुड्स आ रही थी, मतलब कोई ना कोई फिजिकल एसेट वहां पे बनेगा। जबकि यहाँ पे देखो तो ट्रेड इन गुड्स आ जाएगा, सर्विसेज आ गई, इन्वेस्टमेंट आ गई, इकोनॉमिक कोऑपरेशन आ गई, मतलब एक फैक्टर नहीं है। तो तभी बोला इसका जो स्कोप है वो ज्यादा ब्रॉडर रहेगा इफ कंपेयर टू एफटीए। और यहाँ पे टैरिफ रिडक्शन देखें तो यस एफटीए के केस में करी जाती है, यहाँ पे भी करी जाती है, वो दोनों में ही कॉमन रहेगा क्योंकि थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो देना ही पड़ेगा इन एरियाज में। इसके बाद ट्रेड इन सर्विसेज, ये लिमिटेड होती है या बिल्कुल ही कम होती है। जैसे नीदरलैंड के साथ भी आपने पढ़ा, जब एफटीए नहीं भी पढ़ा है तो इट्स ओके, वो रिवीजन वाली क्लास में लगा लेना याद से। तो वहां पे भी क्या आया कि
जो हमारा सर्विसेज वाला सेक्टर था, एक आधी ऑप्शन थी, ज्यादा नहीं थी, तो लिमिटेड भी हो सकता है, बहुत कम होगा या फिर एब्सेंट ही होगा, ज्यादा इसमें गुड्स इन्वॉल्व रहेंगी। जबकि सैपा में देखोगे तो सर्विसेज जो होती हैं वो एक मेजर रोल प्ले करती हैं। इन्वेस्टमेंट बोला, सर्विसेज बोला, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बोली, कुछ नेगोशिएशन ही रह जाएंगी, बातचीत में रह जाता है। इन्वेस्टमेंट प्रोविजन अगर देखें यहाँ पे लिमिटेड रहता है, यहाँ पे होता है खरीद बेच, जल्दी से खरीदना है, जल्दी से बेचना है, जो जो कमोडिटीज हम खरीदते हैं आपसे, बेचते हैं आपको, उनको फटाफट से इजी करना है, कोटाज इजी कर दिए जाते हैं, तो वहां पे खरीदने बेचने पे ज्यादा फोकस करते हैं। पर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का प्रोविजन लिमिटेड है अगेन एफटीए के केस में, जबकि यहाँ पे एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन रहती है इन केस ऑफ सैपा। इकोनॉमिक कोऑपरेशन कम रहती है कंपेयर टू द सैपा, यहाँ पे ज्यादा आ जाती है, और ये मार्केट एक्सेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा, पहला ही पॉइंट क्या मेंशन करा गया कि यूरोपियन यूनियन को इतनी बड़ी मार्केट मिल गई, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो मेन मोटो होता है वो मार्केट को एक्सेस करना मेनली रहता है। ठीक है, नीदरलैंड के साथ इंडिया के जब ये सारी चीजें आपने पढ़ी, सॉरी नीदरलैंड बोल दिया, न्यूजीलैंड के साथ जब आपने ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा, माय बैड, पीछे भी मैंने नीदरलैंड बोल दिया, न्यूजीलैंड था, तो न्यूजीलैंड के साथ जब हमने ये एफटीए साइन करा था तो उस दिन भी यही बोला कि न्यूजीलैंड को इतनी बड़ी फ्री जो मार्केट की एक्सेसिबिलिटी है वो मिल गई। तो मतलब एफटीए का मेन फोकस कहाँ पे होता है, मार्केट को एक्सेस करने का। एंड यहाँ पे देखोगे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन वो ज्यादा वाइडर होती है इन केस ऑफ सैपा, तो यहाँ पे मतलब मार्केट एक्सेसिबिलिटी तक नहीं है, लॉन्ग टर्म जो फायदा हमको हो सकता है उसके ऊपर भी फोकस रखते हैं। मतलब जो चीजें यहाँ पे हैं वो यहाँ पे भी हैं, बस यहाँ पे क्वांटिटी आपको लिमिटेड मिलेगी। जैसे यहाँ सर्विसेज तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पर ये सारा क्या होगा, लिमिटेड या फिर एब्सेंट हो जाता है एफटीए के केस में। पर एफटीए में मेन फोकस कहाँ करा जाता है, हमको मार्केट चाहिए। अब इंडिया में तो सबसे ज्यादा दुनिया में पॉपुलेशन कहाँ पे मिलेगी आपको, इंडिया में मिलेगी, नंबर 1 पे आते हैं हम, तो इतनी बड़ी मार्केट है, तो मार्केट एक्सेसिबिलिटी के लिए क्या आती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। डेलीगेट्स के नाम इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, पोजीशंस आप याद रख सकते हो, अगर नहीं भी रहते हैं तो सीधा लिख दो कि इंडिया की विजिट हुई टू कनाडा, दैट्स इट, पोजीशन लिखना जरूरी नहीं होता। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मतलब कल को कोई हम अपनी पॉलिसी लेके आते हैं तो मर्ज कर लेंगे दोनों के साथ कि आपको क्या फायदा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2-3 दिन पुराना कोई आर्टिकल देखा होगा तो यूपीआई को मेंशन करा था, ईसीबी के जो टिप सिस्टम है उसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की हमारा वाला जो यूपीआई है वो वहां पे इंटीग्रेट हमने आपके साथ करवा दिया ताकि जो ट्रांसफर्स हैं वो और इजी हो सके, तो दैट इज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की पैसे से रिलेटेड जो भी चीजें आप साथ में मिला सकते हो। पोर्टल्स आते हैं, ये पोर्टल्स को भी इंटीग्रेट करा जाता है कि जो आपके और हमारे बीच में सेपा साइन हुआ या एफटीए साइन करा गया, इस पोर्टल के ऊपर सारी डिटेल्स आ जाए, तो इंटीग्रेशन मतलब चीजों को जोड़ देना। ओके, अब चलो सेपा नेगोशिएशन में क्या बोला गया कि अभी तो बात ही करी है और ये होगा कब फाइनलाइज, तो बाय द एंड ऑफ 2026। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, 2026 के बिल्कुल नवंबर या दिसंबर के आसपास ये सैपा फिर से स्यापा आपको डालेगा कि न्यूज़पेपर में दोबारा से दिखाई देगा। इसके बाद ट्रेड का टारगेट कितना है बायलैटरल ट्रेड का, तो बाय 2030 ये $50 बिलियन तक हमें लेके जाना है। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, कहां पे कोऑपरेट हम कर सकते हैं, तो वही है सेम से एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको बोला था ये कुछ मेजर सी हेडिंग्स होती हैं, इनके कॉलम बना लो, एक ही शीट लगेगी, ज्यादा नहीं लगेगी। पॉलिटी वाले सेगमेंट में क्या कॉमन टॉपिक्स रहते हैं, कोऑपरेशन वाले सेगमेंट में क्या टॉपिक्स रहते हैं, एनर्जी सेक्टर आ गया, देन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग आ गई, एग्रीकल्चर, क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ये सारे ही पॉइंट्स कॉमन रहते हैं हर एक कंट्री के साथ। हाँ लिखो फटाफट से, एनर्जी आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, टेक्नोलॉजी है, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर है, क्लीन एनर्जी है एंड क्रिटिकल मिनरल। इन्वेस्टमेंट लिंकेजेस कहाँ पे होंगी, तो ऑब्वियसली पैसा हमें कब चाहिए होता है, जब बड़ी सी मशीनरी लगानी है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए होगी, तो टेक्नोलॉजी आ गया। लाइफ साइंसेस में एक एग्जाम्पल बायोटेक्नोलॉजी, बताना कल वेडनेसडे रिवीजन क्लास में जो थे, वेरी गुड, सुजविका पोर्टल जैसे था हमारे पास, तो उसमें पूरी डिटेलिंग है कि बायोटेक के केस में हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, लाइफ साइंसेस वाला फील्ड आ गया, यहाँ पे भी इंडियन कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी इन कनाडा। मैन्युफैक्चरिंग आ गया, माइनिंग आ गया। कैनेडियन पेंशन फंड्स होते हैं, मतलब पेंशन के तौर पे दे दिए जाते हैं जो भी रिटायरीज होते हैं वहां के, तो पहले नहीं देंगे, मतलब फंड तो जाना ही जाना है उसको जो रिटायर होगा, पर वो जो फंड होगा पहले किसमें यूज कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट में यूज कर लेंगे, ताकि एक हाई आउटपुट वहां से निकल के आए और अपने पास जो टैंक है पैसों का वो भरा रहे, वो वाली यहाँ पे अप्रोच अपनाई जाती है। तो ये जो कैनेडियन पेंशन फंड्स होते हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर में, लॉजिस्टिक्स में यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, क्लीन एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज और डिजिटल वेंचर्स, इनमें यूज करा जाता है ताकि आउटकम आती रहे उस पैसे की, नहीं तो रखे रखे तो उसका कोई फायदा नहीं बचा, तो इन्वेस्टमेंट्स करी जाती हैं। देन इंडो पैसिफिक डाइवर्सिफिकेशन, ये आगे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो कनाडा के लिए रहेगी। नहीं वहीं पे मतलब, अच्छा ये बोल रहे हो आप, नहीं इन्वेस्टमेंट तो इंडिया में भी करी जा सकती है, पर पैसा कहां से निकाला गया, जो कनाडा का पेंशन फंड है वो वाला पैसा यूज कर लिया जाएगा। जैसे प्रोविडेंट फंड्स बने होते हैं ना, कि जो एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉयर होता है, पैसा डालता रहता है एक अकाउंट में, तो रख के तो फायदा नहीं है,
जैसे डेफ आपने पढ़ा था इंडिया के केस में कि अगर कोई अनक्लेम अमाउंट रह जाता है तो एक अकाउंट में जाता रहता है और उसको फिर इंफ्रा में यूज कर लेते हैं। बस शर्त ये होती है कि जब कोई क्लेम करने के लिए आया आपने पैसा दे देना है उसका। तो सेम इनका भी है, ये वाला जो पेंशन फंड होता है ये इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं। किस टाइप की इन्वेस्टमेंट? तो इंफ्रा आ गया, लॉजिस्टिक आ गया, क्लीन एनर्जी आ गया, फाइनेंशियल सर्विसेज और जो डिजिटल वेंचर्स होते हैं। पैसा लगाते रहे, पैसा वहीं पे है, मतलब कल को कोई रिटायरी आएगा वहां पे तो उसको उसका पैसा दे दिया जाएगा, पर पैसा यूज भी होता रहेगा। यही तो इकोनॉमी का विशियस सर्कल है जो चलता ही रहेगा कॉन्टिन्यूटी में। आफ्टर दैट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कनाडा के लिए क्या हो सकती है? अब कनाडा को अगर आप ध्यान से देखें मैप के ऊपर तो आपको बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका के टॉप वाले पार्ट पे ये दिखाई देगा। अब जब नॉर्थ अमेरिका को आप देखेंगे, ये वाला पार्ट आ गया, यहाँ पे ये सारा कनाडा वाला पोर्शन चला गया। नीचे आ जाएगा साउथ अमेरिका, यहाँ पे कौन सी वाटर बॉडी है? पैसिफिक ओशन। ये एशिया वाला पार्ट आ गया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ गया, यहाँ पे आपको इंडिया दिखेगा और नीचे कौन सा ओशन आ गया? इंडियन ओशन। तो ये वाली अप्रोच तो रहेगी रहेगी, इंडियन ओशन और दूसरी पैसिफिक ओशन, क्योंकि ये तो कनेक्टिविटी बन रही है थ्रू वाटर। एंड नेक्स्ट लार्ज कंज्यूमर मार्केट है, डेफिनेटली है वो। कनाडा में भी ठीक ठाक पॉपुलेशन है पर उतनी नहीं आएगी जितनी इंडिया में आपको मिल जाएगी, तो मार्केट एक्सेसिबिलिटी तो रहती है। और इंडिया को कनाडा भी देखता है एज अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ठीक ठाक स्पीड से हम ग्रो कर रहे हैं। और रीजनल पावर, यानी कि इंडिया के आसपास की कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो हम एज अ पावर भी इमर्ज कर रहे हैं। तो मतलब ठीक ठाक पोटेंशियल है इंडिया के अंदर। की एरियाज जो डिस्कशन में रहे, जैसे कि एक बोला एनर्जी सिक्योरिटी, तो एक तो थी यूरेनियम कोऑपरेशन। यूरेनियम अभी हमको चाहिए, बेशक हमने कालपक्कम वाली जो अचीवमेंट है वो अटेन कर ली है, पर उस पर अभी और काम लगना है। तब तक हम न्यूक्लियर टेक पे जो काम चल रहा है उसको रोक नहीं सकते। तो फ्यूल की सप्लाई कॉन्टिन्यूटी में होनी चाहिए। इंडिया के झारखंड वाले पार्ट में एक जगह है जादूगुड़ा, यहाँ पे भी यूरेनियम प्रेजेंट है पर वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। इससे जो रेडियो एक्टिव मेटल्स हैं वो रह जाती हैं हमारे ग्राउंड के ऊपर, और ग्राउंड के ऊपर जब रहती हैं बारिश वगैरह होती है और वो ग्राउंड वाटर के साथ भी मिक्सअप कर जाती है। ये हर एक यूरेनियम के साथ रहते हैं पर वो ज्यादा पॉल्यूटेड है इफ कंपेयर टू जो बाहर की कंट्री से हम लेके आते हैं। तो वैसे ही आपको दिखेगा कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा टन्स आपको यहाँ पे यूरेनियम के दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन दिख रहा है? तो कनाडा। तो कनाडा के साथ भी हमने यूरेनियम रिलेटेड बात करी। एंड इसके बाद आते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। ऊपर की तरफ जाओगे तो मिनरल बढ़ते जाते हैं। तो ये जो मिनरल्स है क्रिटिकल मिनरल है, स्पेशली वही जो हमारे पास है नहीं या तो लिमिटेड है, और अगर लिमिटेड है तो हमको खरीदने पड़ेंगे, और जब खरीदने हैं तो सप्लाई का रिस्क बना रहेगा। तो रिलेशन उस कंट्री के साथ बहुत बढ़िया होना चाहिए, और रिलेशन अगर बढ़िया होगा तो हमने खरीदा क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो फोकस करेगा। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी किस फील्ड के अंदर? तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो ये सारा पर्पस रहता है क्रिटिकल मिनरल्स का। और जिसके पीछे हम भाग रहे हैं और जो मैंने आपको कल क्वेश्चन भी दिया था, रेजिलिएंट सप्लाई चेन। तभी तो इतने सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट करने पड़ रहे हैं। इंडिया और यूएस की डील्स हो रही हैं स्पेशली फॉर द क्रिटिकल मिनरल्स। पहले मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप हुई थी, पैक्स सिलिका इनिशिएटिव जो कि बिल्कुल रिसेंट है। तो ये सारा कहां पे चल रहा है? इन्हीं एरियाज के अंदर। तो अभी यूरेनियम को लेके, क्रिटिकल मिनरल्स को लेके और रेजिलिएंट सप्लाई चेन के बारे में भी हमने बात करी इन कनाडा। उसके बाद आते हैं रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा। अब ये तो ब्रिज की तरह एक्ट करती है हमारी डायस्पोरा। वहां पे जब रह रहे हैं तो उनके घर में लोग रह रहे होंगे इंडिया के अंदर, फैमिली मेंबर्स होंगे। एक तो पैसा वो आएगा रेमिटेंसेस की फॉर्म में आते हैं, एंड दूसरा जब यहां से इंडियन जा रहा है कनाडा में तो कनाडा की इकोनॉमी में भी तो हेल्प कर रहा है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ रेमिटेंसेस ही आ रहे हैं, एक साइड आप नहीं देख सकते। और इंडियन जो माइंड्स हैं उनको ब्रिलियंट भी काउंट करा जाता है, पर अगर यहाँ पे यूटिलाइज होते तो ज्यादा उसको हम पॉजिटिव लेते, वो कहीं और जा रहे हैं। तो एक नेगेटिव नोशन पे भी देखा जाता है, बट बोलते हैं कि ठीक भी है एक तरफ से, रेमिटेंसेस तो आ ही रहे हैं। तो दोनों साइड्स होती हैं, पर जितनी डेवलपमेंट वो दूसरी कंट्री में करवा देते हैं उतनी यहाँ भी हो सकती थी। अब यहाँ पे कसूर उसका नहीं है, उसको भी लाइफस्टाइल चाहिए। पॉलिटिशियन को देखो कितनी बढ़िया गाड़ियों में घूम रहे होते हैं, बढ़िया ब्रांडेड स्कार्फ यूज कर रहे होते हैं। आजकल पॉलिटिक्स में चला हुआ है। वॉच देखोगे तो ऐसे सस्ती नहीं होगी, 2-2 लाख वाली होगी पहनी हुई, और जनता को अश्योर करेंगे कि हम आपको, अब पुअर को उम्मीद देंगे कि आपके लिए हम इतना कुछ करेंगे, उसको पहन के बोला जा रहा है। ये देखी तुमने, ये कंट्रोवर्सी हुई थी? नहीं देखिए, इसको देखना चाहिए। बस इतना सा सर्च कर लेना कि पॉलिटिशियन वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट स्कार्फ, और दूसरा आपका वॉच, देखोगे आप उसके बारे में, ठीक है। एनीवेज, तो वो क्या दिखाता है आपको कि आप जब लाइफस्टाइल अपने लिए इमेजिन कर सकते हो तो बाकी जो रह रहे हैं यहाँ पे वो भी कर सकते हैं इमेजिन। जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बोल दिया था कि मिडिल क्लास में आजकल एक नई ही उमंग जागी है कि शादियां बाहर करनी है। वो भी सोच सकते हैं, जब उनके पास पैसा है वो जाएंगे बाहर, डेफिनेटली पैसा बाहर जाएगा। हमारा सिचुएशन भी हमें देखनी पड़ती है, पर मतलब सपना सारे देख सकते हैं। तो लाइफस्टाइल के लिए ही यहाँ से ब्रेन ड्रेनिंग भी होती है। जो अच्छी जिनको मैं बोलूंगी कि बहुत बढ़िया साइंटिस्ट हैं वो बाहर शिफ्ट करना शुरू कर चुके हैं, स्पेशली यूएस हो गया,
ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, बढ़िया कंट्रीज इनवाइट कर लेती हैं इजीली। एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के लिए भी एरोप्लेन की टिकट वो खुद ही दे देते हैं बुक करके, पोटेंशियल देखते हैं, पोटेंशियल उनको लग गया, काम चल जाएगा, साथ के साथ ही बुला लेते हैं। तो ऐसे ही चलता है। और यहाँ पे ये भी एक रीजन रहता है। तो ये अच्छा भी है पर बुरा भी है। बुरा अपने लिए है, दूसरे के लिए तो बढ़िया ही है, वो और ज्यादा डेवलप कर रहे हैं। एनीवेज, तो यहाँ पे जो हमारे नेशन है, हमारी इंडियन डायस्पोरा है, वो एक ब्रिज की तरह भी एक्ट करती है। और डायस्पोरा जो है वो स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह एक्ट करती है फॉर ट्रेड। जैसे कुछ खाने पीने की कमोडिटीज होंगी, वो इंडिया से जाएंगी कनाडा, क्यों गई? क्योंकि वहां पे खाने वाले हैं इंडियंस, तो ट्रेड के लिए भी कहीं ना कहीं उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट वन ऑफ द मेन फैक्टर यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। इनोवेशन को प्रमोट कर रहे हैं। देन उसके बाद टैलेंट एक्सचेंज, ये भी चलता है। और कल्चरल टाइज तो रहते हैं, कल्चर के साथ तो हम जुड़ ही जाते हैं जब भी दूसरी कंट्री में आते हैं। कोऑपरेटिव एरियाज, देखो ये कल्चरल टाई, ये वैसे सुनने में इजी सा लगता है पर ये बहुत डेंजरस भी बन जाता है। जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो, आपको थोड़ा थोड़ा अडेप्ट होना पड़ता है दूसरे के कल्चर में। आप बुरा नहीं बोल सकते, अच्छा तो बोल ही सकते हो, बुरा नहीं बोल सकते। वहां पे बाकी डिपेंड करेगा वो डोमिनेटिंग नेचर के हैं, कैसे हैं, सप्रेस करेंगे आपको, वो अलग सिचुएशन होती है। पर कल्चरल टाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तभी तो जब भी कोई इंपॉर्टेंट इंडियन डेलीगेट किसी दूसरी कंट्री में जाता है, तो वहां की डायस्पोरा, जो हमारी कंट्री की डायस्पोरा दूसरी कंट्री में रहती है, उनको भी बुलाते हैं कि आप आइए, आपकी कंट्री के जो लीडर हैं वो यहाँ पे आ जा रहे हैं। देखा है आपने, ऐसे मीटिंग हो रही होती है, हैंडशेक होते हैं प्रॉपर, तो इसी रीजन की वजह से होते हैं। तो कल्चरल टाई तो मेंटेन करने ही करने हैं। बाकी कुछ ना कुछ गिफ्ट हम लेके जाते हैं, वो भी कल्चरल टाइज का एग्जाम्पल होता है। हम यहाँ से पेंटिंग लेके किसी दूसरी कंट्री को वो गिफ्ट में दे दी, तो वो भी क्या होता है, कल्चरल टाई का ही पार्ट होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेंटेन करना। इसके बाद कोऑपरेशन एरियाज देखें तो मैरीटाइम सिक्योरिटी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट एक्शन एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन, ये मिनरल्स की ही सप्लाई चेन। एंड फोकस एरिया यही है कि जो पार्टिसिपेशन है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, इसको और ज्यादा बूस्ट करना है। और साथ ही जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट है उसे एक्चुअल में, ये बोला इंटेंट, जो सोचा आपने, एक दूसरे के साथ डिस्कस करा, अब इसको इंप्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा, यानी कि कमर्शियल पार्टनरशिप। एट दी एंड रुपया ही रोल प्ले करेगा। रुपया मतलब कोई भी करेंसी आ सकती है इंडिया के केस में, मतलब पैसा चाहिए आपको, तो ये ट्रेड्स तो चलते ही रहेंगे, इनकी नेगोशिएशन भी चलती रहेंगी। बस एक ही शर्त रहेगी, लास्ट में आपको इसको कमर्शियलाइज भी करना है, मतलब इंप्लीमेंट भी करना है। तो ये फोकस एरियाज रहेंगे। कंक्लूजन यही है, नेचुरल इंडिया और कनाडा को अगर देखें, बीच में रिलेशन डिस्टर्ब भी हुए थे। जब रिलेशन डिस्टर्ब हुए तो उससे ट्रेड भी इंपैक्ट हुआ। अब जब इंडियन डायस्पोरा कनाडा में जाएगा, और मान लो एजुकेशन के पर्पस है, कहीं 12th के बाद ही चले जाते हैं डायरेक्ट, की वहीं से पढ़ाई करनी है, फीस भी तो जाती है। वहां इंडियन जो फैमिली होती है उनको शो भी तो करना पड़ता है, हमारे अकाउंट में है इतना बैलेंस, लोन भी उठाए जाते हैं, पर पैसा कहाँ गया? पैसा गया फॉरेन कंट्री में। तो वो जो पैसा था एकदम से उनकी ग्रोथ में वो ड्रॉप दिखा था, तो उसके बाद रिलेशन धीरे धीरे इंप्रूव भी करने पड़े। तो यूं बोल सकते हैं हम कि नेचुरली अगर देखें तो इंडिया और कनाडा इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर एक दूसरे के हैं। और कनाडा की लोकेशन अगर आप ध्यान दें तो बिल्कुल टॉप पे आ गई, और ऊपर कौन सा वाला पार्ट आ गया? आर्कटिक रीजन। और आर्कटिक की जो रेलिवेंस है वो तो वैसे भी विद टाइम बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं कनाडा एंड इंडिया नेचुरली ही ये क्या बन जाते हैं, इकोनॉमिकली भी और स्ट्रेटेजिकली भी बढ़िया पार्टनर्स बन जाते हैं। डन। तो ये थे आपके इंडिया और कनाडा की रिलेशन। जब भी कोई विजिट होती है थोड़ी बहुत आउटकम्स निकल के आती हैं, पर वो जो की वर्ड्स है वो कॉमन ही रहते हैं। टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी, ये कॉमन से पॉइंट है। इमर्जिंग टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स आ गया, डेटा सेंटर्स आज के टाइम पे जो बनते हैं, ये सारी चीजें कॉमन ही रहती हैं हर एक मीट के अंदर मैक्सिमम टाइम। यूपीआई आ गया, जहां पे भी इंटीग्रेशन होती है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, वहां पे उसके बारे में भी आप सुन लेते हो।